अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, ऑर्बिटल, और इसके बाद क्वांटम नंबर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्बिटल को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने ऑर्बिट को डिस्कस किया था, आज हम जो है वो ऑर्बिटल को डिस्कस करेंगे कि ऑर्बिटल क्या चीज़ है। और यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके बाद इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। वो जब मैं ये पढ़ा लूँगा इसके बाद मैं लास्ट पर आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले ऑर्बिटल क्या चीज़ है। डेफिनेशन है द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ स्पेस की हम बात कर रहे हैं, द वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन विच चांस ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम 95%। कि ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो यहाँ पर स्पेस के अंदर इनकी पोजीशन इलेक्ट्रॉन की फिक्स नहीं होती। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स ना होने की वजह से जब यहाँ पर इनका चांस जो है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैक्सिमम हो जाए, उनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। अब ऑर्बिटल के अंदर फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन स्टैंडिंग पोजीशन जो है वो फिक्स नहीं है, लेकिन ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होता है उसकी पोजीशन फिक्स होगी। ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती। लेकिन जब ये क्या होता है, जब यहाँ पर इनकी पोजीशन, इनकी स्टैंडिंग जो यहाँ पर क्वालिटी है, अगर वो मैक्सिमम हो जाती है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्बिटल। एक्सप्लेनेशन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दैट इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिसाइजली बोथ position and momentum of a small fast moving particles। या by हाइजेनबर्ग ने कहा था कि हम यहाँ पर पोजीशन को और मोमेंटम को, पोजीशन और मोमेंटम एक ही वक्त में मेजरमेंट नहीं कर सकते, एक ही वक्त में मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये डिफिकल्ट होता है। हाइजेनबर्ग ने ये कहा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए श्रोडिंगर ने इसके ऊपर वर्क किया। श्रोडिंगर ने क्या किया, श्रोडिंगर ने एक मैकेनिकल मॉडल जो एटम था, इन तीनों ने एक मॉडल यहाँ पर प्रोड्यूस करवाया और अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर उसने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर एज स्टैंडिंग वेव। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टैंडिंग वेव है and does not occupy definite position in space। और स्पेस के अंदर इनकी पोजीशन जो है वो ऑक्यूपाई नहीं है, फिक्स नहीं है। जिनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल, और जिनकी पोजीशन फिक्स होती है इलेक्ट्रॉन की उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्बिट। जो ऑर्बिट होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन जो ऑर्बिटल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। वो स्पेस के अंदर हम बात कर रहे हैं। अगर हम स्पेस के अंदर बात कर रहे हैं तो हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, अगर हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन उसके थ्रू उसने ये एक एग्जांपल है यहाँ पर हाइड्रोजन की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की उन्होंने जो प्रोबेबिलिटी, जो डिस्टेंस था न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन तक जो था, उनको उन्होंने डिस्टेंस यहाँ से निकाला, वो कितना था 0.053। ये तकरीबन वही डिस्टेंस था जो कि बोहर ने निकाला था। तो दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर आ रही थी। तो ये था ऑर्बिटल। यहाँ पर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे आएगा, पहले डेफिनेशन लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ स्पेस इन चांस फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसके बाद ऑर्बिट की डेफिनेशन क्या होगी कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन अ सर्कुलर मूवमेंट, वहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर। इसके बाद फिर क्या बताओगे, इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑर्बिटल, 3 डायमेंशनल है लेकिन ऑर्बिट 2 डायमेंशनल। इसके बाद ऑर्बिटल इज अ वेव मैकेनिकल क्वांटम नंबर है, और इसके बाद जो यहाँ पर हमारे पास मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्बिट होगा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेकंड वन, थर्ड वन हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर, लेकिन
जो ऑर्बिट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हम 2n² फार्मूला लगाकर एक ही ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास था डिफरेंशिएट। इसके बाद क्वांटम नंबर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? क्वांटम नंबर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो शेल था और शेल के अंदर हमने देखा कि बहुत ज्यादा लाइन जो है वो क्रिएट हो रही थी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जब स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ तो वहां पर एक लाइन, फिर दो लाइन, फिर तीन लाइन, बहुत ज्यादा लाइन, सेवरल लाइन जो है वो बन रही थी। फाइन स्ट्रक्चर वो था, वो फाइन स्ट्रक्चर जो था वो वहां पर ये बता रहा था कि शेल तो है ही, शेल के अंदर भी डिवीजन, शेल है लेकिन शेल के अंदर भी डिवीजन, इतनी ज्यादा लाइंस का ओरिजिनेट हो जाना वो यहाँ पर ये कंसीडर कर रहा है कि शेल है लेकिन शेल के साथ साथ इसके अंदर और भी सब शेल है। तो उन्होंने यहाँ पर इन क्वांटम नंबर का जो है वो नाम दिया। सबसे पहले है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी श्रोडिंगर ने ही इसके ऊपर वर्क किया था। ये किसके लिए? ये प्योरली शेल के लिए। ये हमें इंफॉर्मेशन किसकी देगा? शेल की इंफॉर्मेशन देगा। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ शेल। अब ये हमारे पास क्या चीज डिनोटेड बाय n, और इसके बाद ऑर्बिट था, बोहर ने इसे ऑर्बिट का नाम दिया तो इसने भी इसे ऑर्बिट का ही नाम दिया। और इसके बाद वैल्यू इज n = 1 2 3 और ये 0 के बराबर नहीं होगा। शेल कभी भी 0 के बराबर नहीं होता। ये देखिएगा, ये मेरे पास है न्यूक्लियस, इसका कुछ ना कुछ तो शेल होगा यहाँ पर। तो इट मींस अगर ये शेल है तो ये 1 n = 1 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि n 0 नहीं हो सकता। अगर n 0 है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इसका मतलब है n 0 नहीं हो सकता। द वैल्यू ऑफ n टेल्स अबाउट एनर्जी एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। n की वैल्यू हमें एनर्जी बता रहा है। यहां पर देखिएगा, ये है n1 और ये हमारे पास क्या होगा? n = 2। इसी तरह n = 3। हम इसके अंदर जो सब शेल थे वो कौन सा था? सिर्फ s। इसके अंदर कौन सा आ गया? s and p। इसी तरह एक और शेल में यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो उसके अंदर क्या क्या चीज आ जाएगी? ये हमारे पास शेल था और इसके अंदर यहाँ पर देखिएगा n = 3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? s p और d। इसी तरह अगर चौथा ड्रॉ करूंगा तो वहां पर s p d और f आ जाएगा। तो इसी तरह ये क्या करता जाएगा? चलता जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास वो क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ n टेल्स अबाउट एनर्जी एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये हमें एनर्जी के बारे में, न्यूक्लियस यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एनर्जी कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी एनर्जी कितनी है और डिस्टेंस कितना है। यहाँ पर देखिएगा ये हमें n बताएगा। जैसे जैसे यहाँ पर n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी तो वैसे वैसे वहां पर एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी और साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। इसकी एनर्जी n1 जो है इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पर देखिएगा n2 की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा, n3 की एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी और डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। ये हमें कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये हमें n इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा साथ साथ एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी और साथ साथ जो इसकी डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करता जाएगा। अब इसके बाद इस s की एनर्जी जो है n1 के अंदर जो s आ रहा है उसकी एनर्जी कम होगी और जो n2 के अंदर s आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसी तरह जो यहाँ पर n2 के अंदर s है इसकी एनर्जी कम होगी और जो n3 के अंदर s आ रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये सब शेल है, s p d ये सब शेल है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है the value of n corresponding the shell। ये शेल n की वैल्यू शेल को डिनोट कर रहा है, जिस तरह n1 n2 n3 था। इसी तरह एक शेल के अंदर आप इलेक्ट्रॉन को कैसे फाइंड आउट करते हो वो हमारे पास आ जाएगा n इज द शेल 1 2 3 4। यहाँ पर ये शेल आ जाएगा k l m n। इसके बाद कैपेसिटी कि पहले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम दूसरे के अंदर, तीसरे के अंदर, चौथे के अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा पहले के अंदर हमने ये फार्मूला यहाँ पर अप्लाई किया तो 2, मैक्सिमम k के अंदर 2, इसी तरह L के अंदर 8, M के अंदर 18 और N के अंदर 36 जो है वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ये तो हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद आ जाता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सब शेल की। अब सब शेल, अब यहाँ पर देखिएगा ये एजीमुथल क्वांटम नंबर का ओरिजिन कैसे, जो मैंने शुरू में बात बताई वही इसका ओरिजिन होगा
कि स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू जब हमने अप्लाई करवाया तो वहां पर बहुत ज्यादा जो इंडिविजुअल लाइन थी वो बहुत ज्यादा लाइंस में जो है वो कन्वर्ट होगी, सेवरल लाइंस में वो कन्वर्ट होगी। उन सेवरल लाइंस को हमने क्या कहा, फाइन स्ट्रक्चर। ये जो फाइन स्ट्रक्चर हमारे पास आ चुका था, बेसिकली जो इंडिविजुअल लाइन थी वो तो शो कर रही थी ऑर्बिट को, लेकिन जो उसके अंदर डिफरेंट लाइंस क्रिएट हो रही थी वो शो कर रही थी ऑर्बिटल को। अब वो जो ऑर्बिटल था उसको हमने इसका नाम दिया सब शेल का। अब सब शेल जो है यहाँ पर हमारे पास है, इट इज डिनोटेड बाय एल, ये हम एजीमुथल को डिनोटेड बाय एल, और इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 n-1 हमारे पास आ जाएगा, n-1 द नंबर्स ऑफ 0 1 2 3 कंपाउंड। यहाँ पर सब शेल को अगर 0 है, यहाँ पर देखिए अगर 0 है तो स्टैंड्स फॉर s, अगर 0 होगा तो स्टैंड्स फॉर s1 ऑर्बिट में आ जाएगा। इसी तरह इसका मतलब होता है शार्प, स्टैंड फॉर अगर 1 है, वैल्यू अगर 1 है तो वो p में आ जाएगा प्रिंसिपल, अगर वैल्यू 2 है तो डिफ्यूज, इसका यहाँ पर शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल है, ये इसका नाम है। अगर 0 होगा तो यहाँ पर s सब शेल होगा, अगर 1, अगर l की वैल्यू यहाँ पर कंपैरिजन में मैंने किया हुआ है, अगर l की वैल्यू 0 है तो l की वैल्यू 1, यहाँ पर देखिएगा l की वैल्यू यहाँ पर 0 तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस तरह हमने ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किए, इस तरह हम सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है l इज इक्वल टू 0, ये s सब शेल होगा, l अगर 1 है तो वो p होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, l 0 है तो s सब शेल होगा, अगर l 1 है तो p सब शेल होगा, और अगर l 2 है तो यहाँ पर d, अगर l 3 है तो यहाँ पर f सब शेल होगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ चुका है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर l के अंदर मैक्सिमम 10 और f के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे 2 × 2l + 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद रिलेशन बिटवीन n एंड l, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनके दरमियान रिलेशन हम कैसे निकालते हैं, ये देखिएगा n शेल l सब शेल, n1 अगर n1 है, यहाँ पर देखिए अगर n1 है तो यहाँ पर सिर्फ s आ रहा है, n1 होगा तो l0 होगा, n1 l0 तो ये किस में आएगा, s में आएगा। इसको यहाँ पर शेल देखिएगा, ये शेल अगर 1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1s, ये हमारे पास आ गया। सेकंडली यहाँ पर देखिएगा अगर n2 है, अभी हमने ये पढ़ा, अगर n यहाँ पर अगर यहाँ पर n2 हो और यहाँ पर जो l है वो 1 हो, n2 हो और l क्या हो वो 1 हो, तो वो किस में आएगा, p। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी, ये देखिएगा s एंड p, s 0, s की वैल्यू तो हमेशा 0 ही है, चाहे वो पहले ऑर्बिट में है, चाहे वो दूसरे ऑर्बिट में है, चाहे वो तीसरे ऑर्बिट में है, l की वैल्यू फिक्स रहेगी, s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए l की वैल्यू 1 है, d के लिए l की वैल्यू 2 है और f के लिए l की वैल्यू 3 है, ये फिक्स रहेगी, चाहे ऑर्बिट जो है वो 10 ही क्यों नहीं है, तो वहां पर भी जो s की वैल्यू होगी, l की वैल्यू होगी s के लिहाज से वो कौन सी होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो यहाँ पर 0 और 1 दोनों आ रहे हैं ना, यहाँ पर s और p 0 और 1, और यहाँ पर देखिएगा 2 का मतलब है दूसरे शेल में आ रहा है, s जो है वो दूसरे शेल में आ रहा है, और यहाँ पर देखिएगा 2p। इसी तरह सिमिलरली अगर n3 हो जाता है तो यहाँ पर 0 1 2, ये देखिएगा s p and d, l0 l1 l2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, s 3s में आ रहा है, ये p भी 3 ऑर्बिट में आ रहा है और ये 3d भी, इसी तरह सिमिलरली ये हमारे पास d में भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था, इसका रिलेशन है प्रिंसिपल l एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं शेप की, तो इसकी शेप जो यहाँ पर s है उसकी स्फेरिकल है, इसके बाद p की डम्बेल है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर d आ जाता है वो स्विच एज आ जाती है, और इसके बाद लास्ट पर हमारे पास f की है वो कॉम्प्लेक्स जो होती है।
इंशाल्लाह ये आज हमारा लेक्चर था और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है हम बाकी जो दो क्वांटम नंबर है उनको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा।